मैं प्रवीण सर, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से 5 लेक्चर हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अभी तक 4 लेक्चर जो है कूलाम के नियम के बारे में, मतलब लेक्चर नंबर 6, 7, 8 और 9। अब हम लोग कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको 2 बलों का परिणामी निकालना बताया था और उसके बाद उस पर हमने आपको 4 एग्जाम्पल कराए थे। उम्मीद है कि आपको सवाल कूलाम के नियम के आ गए होंगे समझ में कि सवाल कैसे लगता है। 4 एग्जाम्पल हमने आपको कराए थे, ठीक। अब उसी के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारी ये है, हेडिंग है वैद्युत बल। अगली हेडिंग है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, ठीक। ये हमारी हेडिंग है, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। इसको हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। चलिए देखें, सबसे पहले आपको पता है कि जो वैद्युत बल होता है वो लगता है 2 आवेशों के बीच और जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो लगता है 2 द्रव्यमानों के बीच। तो आइए हम 2 ऐसे कर लेते हैं जिसमें आवेश भी हो और जिसमें द्रव्यमान भी हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। आइए इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन में आपको पता है आवेश भी होता है, आवेश की वजह से उसके उनमें वैद्युत बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान की वजह से उसमें लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के काम करते हैं और संबंध निकालते हैं, कौन सा बल बड़ा है कौन सा बल छोटा है। अभी जब आंसर आ जाएगा तो आपके सामने खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम लोग काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए आपका पहला इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इनको हमने जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया। इलेक्ट्रॉन है, माना इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक। और दोनों इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान भी आपस में बराबर होंगे और माना दोनों के द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान यम है और इसका भी द्रव्यमान यम है, ठीक। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम मान रहे हैं कि माना 2 इलेक्ट्रॉन, माना 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हवा या निर्वात में स्थित है, हवा या निर्वात में स्थित हैं, ठीक। चलिए अब देखें इनके बीच में 2 बल लगेंगे। एक तो आवेश की वजह से लगेगा वैद्युत बल और दूसरा द्रव्यमान की वजह से लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए सबसे पहले यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आइए सबसे पहले निकालते हैं वैद्युत बल। सबसे पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला क्या निकाला जाए, वैद्युत बल निकाला जाए, ठीक। तो चलिए मान लेते हैं कि यदि वैद्युत बल, हमने मान लिया कि यदि वैद्युत बल यफी है, यफी, इसको किससे लिखेंगे, यफी से लिखेंगे। यदि वैद्युत बल यफी है तो कूलाम के नियम से आप जानते हैं यफी का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2 अपान R का स्क्वायर। ये है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल। चलिए अब आइए इसी को थोड़ा सा हल करते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा यफी बराबर, बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 गुणे 10⁻9। चलिए Q1 ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होगा 1.6 गुणे 10⁻−19। उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका भी मान होगा 1.6 गुणे 10⁻19 और बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, r, ये आपका आ जाएगा r का स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं तो Fe बराबर जाएगा 16 गुणे 16, आपको पता होगा 256 होता है। तो इसमें इससे गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.56 गुणे आपका आ जाएगा 9, उसके बाद 19 19 38 हो गया, 38 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा -29 बटे कितना आर का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ये है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार अब इसके आगे हम लोग निकालेंगे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपको पता है, न्यूटन ने दिया था। तो अब चलिए यहां तक नोट कर ले, तो उसके बाद हम लोग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए वैद्युत बल आपका आ गया समीकरण नंबर 1, आपने रख लिया सुरक्षित। अब चलिए निकालते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाला कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए यहां पर हम छोटी सी हेडिंग लिख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अब दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग लिखते हैं Fg से। जी का मतलब वही होता है ग्रेविटेशनल। तो Fg का सूत्र न्यूटन बताएंगे, Gm1 m2 बटे कितना r का स्क्वायर। ठीक, तो चलिए मान रखिए। तो अब आपका जो Fg बराबर कैपिटल G, इसका नाम जानते होंगे, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 9th में भी आपकी मुलाकात इससे हुई होगी या 11th में भी है। G का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। पहले दिन हमने आपको लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद होना चाहिए। 9.1 गुणे 10 की पावर -31, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है। इसका द्रव्यमान ये भी आपको याद हो, वही होगा 9.1 गुणे 10 की पावर -31 और बटे दोनों के बीच की दूरी है r का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब आपका आ जाएगा Fg बराबर 6.67 गुणे 9.1 इंटू आपका आ जाएगा 9.1 गुणे 31 कितना हो गया 62, 11 आपका आ जाएगा 73, 10 की पावर -73 बटे आपका आ जाएगा r का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 में आपका वैद्युत बल निकला था और समीकरण नंबर 2 में क्या निकला, गुरुत्वाकर्षण बल निकला। अब दोनों में आपको संबंध निकालना है। तो आइए काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, जो होगा अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो 1/2। अब आपका आ जाएगा Fe बटे कितना, Fg बराबर, अब देखिएगा दोनों में r स्क्वायर नीचे था, r स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आज समझ जाइएगा, r स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए Fe उसमें कितना था, 2.56 गुणे 9 गुणे 10 की पावर -29, याद आया। उसके बाद बटे ये आपका आ जाएगा 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर -73, ये आपका आ गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, गुणा भाग करेंगे, हम आपको डायरेक्ट लिख के बता दे रहे हैं, आप भी रट डालिए। तो Fe अपान Fg आपका लगभग आपका आ जाएगा 10 की पावर 43, कितना आ जाएगा 10 की पावर आपका लगभग में 43 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यही आएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं Fe बराबर 10 की घात 43 इंटू Fg। इसका मतलब यह हुआ कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना, 10 की घात 43 गुना होता है। इसका मतलब है कि वैद्युत बल बहुत बड़ा बल है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही छोटा बल है। अच्छा देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कहीं ये लिखा हो तो आप उसको देख के भड़किएगा नहीं। आप ये देखिए, इसको ऐसे भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि Fg बराबर, ठीक है, इधर भेजोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -43 इंटू Fe। ठीक है, दोनों रूप हैं, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए। तो आपने क्या देखा कि वैद्युत बल के आगे गुरुत्वाकर्षण बल की कोई क्षमता ही नहीं है। वैद्युत बल बहुत बड़ा बल है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही छोटा बल है। तो दोनों के बीच में संबंध होता है Fe बराबर 10 की घात 43 इंटू Fg। अब आइए इसके आगे हम आपको और भी कुछ जानकारी बताएं, ध्यान से बिल्कुल समझिए। तो आपने क्या देखा कि वैद्युत बल निकाला कूलाम ने और गुरुत्वाकर्षण बल निकाला न्यूटन ने। ठीक है, और हमने देखा कि वैद्युत बल बहुत ही बड़ा बल है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल उसके आगे बहुत ही छोटा बल है। और दोनों में संबंध है कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। अब आइए देखें, अब आपको हम पॉइंट वाइज कुछ जानकारी बताते हैं। ठीक है, देखिए पहली जानकारी ये है, यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। पहली जानकारी आपकी ये है
कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, सबसे पहली जानकारी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने आपको सिद्ध करके दिखाया है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो वैद्युत बल आया है वो 10 की घात 43 गुना आया है। बताओ किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। ये जो 10 की घात 43 आंसर आप रटे हैं, ये भी याद रखिएगा, ये केवल किसके लिए है? 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए है, बस ध्यान रखिएगा। 10 की घात 43 आंसर किसके लिए है? 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच का ये आंसर 10 की घात 43 है। आप देखिए कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया बताओ एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एंड मतलब और एक प्रोटॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए ये जो आपका आंसर आता है, ये आता है 10 की घात 39, ठीक है। इसको सिद्ध करके अगर आप देखेंगे, जैसे हमने निगमन करके दिखाया था, वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात -31 के आसपास होता है, इसका होता है 10 की पावर -27। इसी वजह से अंतर आ गया, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग हो गए ना, इसी वजह से इसका आंसर बताओ कितना आ गया? 10 की पावर 39, ठीक। ये है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए, Fe बराबर 10 की घात 39 इंटू Fg। चलिए अब आइए बात करते हैं 2 प्रोटॉनों के लिए। अगर बात किया जाए 2 प्रोटॉनों के लिए, अगर हम 2 प्रोटॉनों के लिए बात करें तो 2 प्रोटॉनों के लिए आपका आंसर आएगा Fe बराबर 10 की पावर 36 इंटू Fg। मतलब जो वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना? 10 की घात 36 गुना होता है। ये 3 आंसर आपको याद रखना है। न्यूट्रॉन की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर आवेश की मात्रा 0 होती है, अतः उनके बीच में कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा, ठीक। तो 3 आंसर आप याद रखिए। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 10 की पावर 43, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए 10 की पावर 39 और 2 प्रोटॉनों के बीच में 10 की पावर 36। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट आपको हम और बता दें, ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं नाभिक के अंदर, आइए हम लोग चलते हैं नाभिक के भीतर, चलते हैं नाभिक के भीतर, वहां चल करके देखा जाए कि नाभिक के भीतर कुल कितने बल कार्य करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। देखें, जैसा कि आप जानते हैं नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, ठीक। हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर आवेश की मात्रा 0 होती है, अतः उसके बीच में कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा। तो हम केवल प्रोटॉन की बात करने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से बिल्कुल देखें, ठीक। चलिए देखें, जो प्रोटॉन होता है, चूंकि प्रोटॉन में आवेश है, प्रोटॉन में आवेश है और प्रोटॉन में चूंकि समान आवेश है, इस पर प्रोटॉन प्लस है, ये भी आपका प्रोटॉन प्लस है, तो आपको पता होगा कि आवेशों के बीच में लगता है वैद्युत बल। अब चूंकि दोनों समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो प्रोटॉन है इनके बीच में लगेगा वैद्युत बल और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैद्युत बल को किससे लिखते हैं? Fe से। तो सबसे पहले नाभिक में कौन सा बल आपको देखने को मिला? वैद्युत बल, वैद्युत बल Fe मिला। इसका बताओ नेचर क्या है? ये है आपका प्रतिकर्षण। ये क्या है? ये है आपका प्रतिकर्षण। ये पहला बल आपका मिला नाभिक में। अच्छा, दूसरा पॉइंट अब आप देखें दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन आपको पता है प्रोटॉन में द्रव्यमान भी होता है, प्रोटॉन में द्रव्यमान भी होता है। अब सुनिए, ये जो प्रोटॉन में द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। चलिए नंबर 2 कौन सा बल आपने देखा? गुरुत्वाकर्षण बल देखा। गुरुत्वाकर्षण बल इसको लिखते हैं हम लोग Fg से। अब बताओ इसका नेचर क्या है? इसका नेचर आकर्षण है, ठीक। तो नाभिक में 2 बल आपने देखे, एक तो वैद्युत बल वो है प्रतिकर्षण और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल ये है आकर्षण। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि 2 प्रोटॉनों के लिए ये देखें Fe बराबर आपका होता है 10 की घात आपका 36 इंटू Fg। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर ये जो Fe है ये आपका प्रतिकर्षण है। इसका मतलब नाभिक के अंदर जो प्रतिकर्षण होता है, जो प्रतिकर्षण होता है ये 10 की घात 36 गुना होता है आकर्षण का।
अब आप जरा इस बात पर गौर करिए कि नाभिक के अंदर जो प्रतिकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल का 10 की घात 36 गुना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन है उनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर नाभिक के अंदर इतना ज्यादा प्रतिकर्षण है तो प्रोटॉन नाभिक को तोड़ करके बाहर क्यों नहीं जा पाते हैं? इसके बावजूद भी प्रोटॉन नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा प्रतिकर्षण होने के बाद भी प्रोटॉन नाभिक को तोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब है कि नाभिक के अंदर कोई और है जो प्रोटॉनों को आपस में बांधे हुए है, और वो जो भी है वो इनसे भी बड़ा है। वो है आपका नाभिकीय बल। कौन सा बल है? नाभिकीय बल है। तो नाभिकीय बल जो होता है वो इस प्रतिकर्षण अर्थात वैद्युत बल से भी बड़ा होता है। तो नाभिक में 3 बल लगते हैं, वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद नाभिकीय बल। प्रोटॉन बताइए नाभिक को तोड़ के क्यों नहीं भाग पाए? क्योंकि उनको आपस में किसने बांधा है? नाभिकीय बल ने बांधा है। नाभिकीय बल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे आएगा तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जान लीजिए नाभिक में तो कितने बल आपको देखने को मिले? 3 बल आपको देखने को मिले। तो इसी पॉइंट को हम आप लिख रहे हैं। तो अब आप याद रखिए कि पूरे ब्रह्मांड में, देखें दूसरा पॉइंट आपका जो है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बल होता है नाभिकीय बल। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर आपका वैद्युत बल, वैद्युत बल। उसके बाद नंबर 3 पर आपका आता है चुंबकीय बल। नंबर 3 पर चुंबकीय बल आता है। उसके बाद नंबर 4 पर आपका आता है, सबसे खराब हालत किसकी है? गुरुत्वाकर्षण बल की। ये है बलों का क्रम, आप इसको याद रखिएगा। इसको अगर प्रत्येक की भाषा में लिखे तो हम लिखेंगे यफन। यन मतलब न्यूक्लियर, यन मतलब न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय बल। ग्रेटर देन आपका होता है यफी, यफी मतलब वैद्युत बल। ये ग्रेटर देन होता है यफएम, यम मतलब मैग्नेटिक चुंबकीय बल। और उसके बाद ये ग्रेटर देन आपका होता है यफजी, यफजी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्रम आपको हमेशा याद रखना, ध्यान रखिएगा। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल, नाभिकीय बल के बाद नंबर 2 पर वैद्युत बल, नंबर 3 पर चुंबकीय बल, उसके बाद नंबर 4 पर गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्रम आप याद रखिएगा। ये था वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में संबंध, ठीक है। तो पूरी जानकारी आपको हो गई। ये तीनों मान आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल है, फिर वैद्युत बल है, फिर चुंबकीय बल है, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कभी इसका उल्टा भी लिख दे तो आप घबराइएगा नहीं। इसको ऐसे एफजी इज लेस देन एफएम, इज लेस देन एफई और इज लेस देन एफएन, ऐसे भी कहीं आपको लिखा मिल सकता है। एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप लिखो 5 का मान बड़ा है 4 से, 4 का मान बड़ा है 3 से, 3 का मान बड़ा है 2 से, चाहे ये लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो 2 का मान छोटा है 3 से, 3 का मान छोटा है 4 से, 4 का मान छोटा है 5 से, दोनों अपनी जगह पर सही है। तो चाहे आपको इस रूप में नजर आए, चाहे आपको इस रूप में नजर आए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये था वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। चलिए, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध हो गया आपका। 3 आंसर है। इलेक्ट्रॉन का आंसर अलग है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन का आंसर अलग है, और उसके बाद 2 प्रोटॉन का आंसर अलग है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ दोनों में क्या संबंध है, तो आप उससे ये पूछिएगा कि आप किसके लिए पूछ रहे हैं। अगर वो कुछ ना बोले तो आप तीनों बता के चले आइए, ठीक है। चलिए, अब आइए अगली हेडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लिख रहे हैं वैद्युत बल। अगली हेडिंग है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। अभी तक संबंध बता रहे थे ना, अब आइए दोनों की तुलना किया जाए, वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की, ठीक है। तो देखिए, तुलना करने के लिए हम लोग ऐसे तुलना करते हैं। यहां पर हमने एक लाइन खींच लिया, उसके बाद यहां पर हम लिख रहे हैं वैद्युत बल, यहां पर हमने लिख दिया वैद्युत बल, और इधर हमने लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए, छोटी छोटी तुलनाएं, सब बहुत आसान है, ठीक है, कर लेते हैं तुलना। 5-6 तुलना है। देखें, सबसे पहले देखिए इस नंबर 1 में ये जो वैद्युत बल आपका है, सबसे पहले तुलना तो कॉमन है कि वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच लगता है। वैद्युत बल 2 आवेशों के बीच लगता है।
ये आपका पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक। ये पहले तुलना हो गई कि वैद्युत बल लगता है दो आवेशों के बीच, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच। सही बात है। चलिए दूसरा पॉइंट आपका ये है कि वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों होता है, ठीक। लेकिन आपको पता होगा जबकि हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या होता है? केवल आकर्षण बल होता है, आपको पता होगा बल होता है। दो पॉइंट हो गए। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका है कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल अत्यंत प्रबल बल है, अत्यंत प्रबल बल है, प्रबल बहुत शक्तिशाली बल है, अत्यंत प्रबल बल है, अत्यंत प्रबल बल है। जबकि हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि हम लोग कह सकते हैं कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्या है? अत्यंत दुर्बल बल है। अभी आपने देखा था कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 43 गुना होता है। क्लियर है? अब देखिए चौथा पॉइंट आपका ये है कि जो वैद्युत दो आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल, वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर, दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। दो सूत्र आपको याद होगा, बताया गया था, ठीक है। हवा में बल का सूत्र अलग था, माध्यम में बल का सूत्र अलग था। तो वैद्युत बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन देखें इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता, ठीक, निर्भर नहीं करता। दोनों द्रव्यमानों के बीच में चाहे हवा हो या चाहे कोई भी माध्यम हो, बल का मान हमेशा वही रहेगा, क्या? जो आप जानते हैं, यह बराबर Gm1m2 अपान कितना? r²। ये बल कभी भी प्रभावित नहीं होता है उनके बीच में, चाहे हवा हो चाहे कोई भी माध्यम हो। तो कितने पॉइंट आपके हो गए? 4 पॉइंट आपके हो गए, 4 तुलना हो गई। बस 1-2 पॉइंट और है, इसके बाद एक कंप्लीट आपका हो जाएगा। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध हो गया, तुलना हो गई। अब उसके बाद हम लोग कूलाम के नियम की अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा, ठीक है, हेडिंग टफ है, इस पर भी आपके जो है किताब में सवाल दिए गए हैं, तो आपको हम पूरी हेडिंग पूरा समझा डालते हैं। कभी कोई अगर न्यूमेरिकल मिलता है तो आप आराम से करिएगा, ठीक है। अब देखिए हेडिंग का नाम हम खुद बना करके लिख रहे हैं। हेडिंग है कि दो धागों ना बल्कि डोरियों लिखे हैं। दो डोरियों से लटके, दो डोरियों से लटके दो आवेशों की संतुलनावस्था, ठीक। देखना अब इसको कायदे समझिए कि दो डोरियों से लटके दो आवेशों की संतुलनावस्था, ये हेडिंग का नाम है। अब इसमें क्या क्या है हम आपको पूरी कहानी बता डालते हैं, उसमें सवाल कैसे बनेगा, क्या क्या है, एक एक करके देखें। देखिए बात यह है कि यहां पर देखिए दीवार है, दीवार में जो हमने क्या किया, एक खूंटी गाड़ दिया, खूंटी। ये देखिए दीवार में जो हमने क्या कर दिया, एक खूंटी गाड़ दिया, ठीक। अब उसके बाद यहां से दो डोरी लटका दिए। एक डोरी आपकी ये है और उसके बाद दूसरी डोरी आपकी है, दोनों की लंबाई बराबर है, ध्यान रखना,
दोनों की लंबाई आपकी बराबर है, ठीक है। एक ही जगह से डोरी को हमने बांध करके लटका दिया। अब हमने क्या किया, इससे एक छोटा सा धातु का गोला बांध दिया और इससे हमने एक छोटा सा धातु का गोला बांध के ऐसे लटका दिया। ये दोनों धातु के छोटे छोटे गोले हैं। तो अगर बांध के लटका दिया है तो हमेशा लटके रहेंगे, मामला खत्म है, ठीक है। लेकिन मामला खत्म नहीं, हमें मामला शुरू करना है। अब हमने क्या किया, ये जो गोला है इसको हमने दे दिया धनावेश और इसको भी हमने दे दिया धनावेश। दोनों गोलों को हमने धनावेश दे दिया। अब क्या होगा, आगे आप कुछ समझदार है, आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करने के चक्कर में दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, दूर हटते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हटाते हटाते जब पहले के द्वारा दूसरे पर बल और दूसरे के द्वारा पहले पर बल, जैसे ही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, वहीं पर दोनों गोले संतुलनावस्था में रुक जाएंगे। तो उसी का हमें अध्ययन करना है। देखो हेडिंग क्या पड़ी है, दो आवेशों की संतुलनावस्था। तो हटने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि दोनों संतुलनावस्था में स्थिर हो जाएंगे। उसी का डायग्राम बना करके उस पर क्या क्या सूत्र बनता है वही हमको याद रख करके बैठना है। तो चलिए संतुलनावस्था का डायग्राम आपको बना करके दिखाते हैं। अब आप ध्यान से बिल्कुल देखिए, डायग्राम आपका बनेगा, ये देखिए ये आपकी खूंटी है। उसके बाद ये देखिए ये पहली डोरी आपकी यहां आ गई, ये पहली डोरी है आपकी। उसके बाद ये देखिए ये आपकी दूसरी डोरी है, ठीक, दोनों की लंबाई बराबर है। ये देखिए आपका पहला गोला, ये आपका पहला आवेश है। उसके बाद ये देखिए आपका ये है दूसरा आवेश, ठीक। चलिए उसके बाद हम मान लेते हैं कि माना इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। मान लेते हैं कि माना इनके बीच संतुलनावस्था में इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल, अभी सब मान करके लिखेंगे। और माना डोरी की बताओ लंबाई कितनी है, बोलो यल है, ठीक। अच्छा, दोनों के द्रव्यमान आपस में हम बराबर लिए हैं, मतलब इसका द्रव्यमान अगर आपका यम है और इसका आवेश अगर Q है तो इसका भी द्रव्यमान यम है, उसके बाद आवेश आपका Q है। दोनों के द्रव्यमान बराबर है, दोनों के आवेश आपस में बराबर है। आवेश वाला की दिखाए नहीं है, हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये है इन दोनों गोलों पर आपका आवेश, ठीक। अच्छा अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, ये देखिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच दिया, ये देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा हमने खींच दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो कोण बनेगा, ये कोण हमने मान लिया आपका थीटा है और ये वाला कोण भी हमने मान लिया थीटा। ये अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब सबसे पहले आपको हम कोण के बारे में बता दें, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर दोनों द्रव्यमान आपस में बराबर हैं, अगर दोनों गोलों के द्रव्यमान आपस में बराबर हैं तो दोनों डोरियां, ये जो रेखा है इसका नाम है ऊर्ध्वाधर, ये दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण बनाएंगी, ठीक। एक बार फिर से, अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर है तो दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से बराबर कोण बनाएंगी, और अगर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो कोण अलग अलग होगा। जैसे मान लिया इसका द्रव्यमान ज्यादा है, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये झुका होगा। अब बताओ ये झुका होगा तो ये कोण कम होगा और ये ज्यादा होगा। मान लिया इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये झुका होगा, अब बताओ ये झुका होगा तो ये कोण कम होगा और ये कोण ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाती हैं उसका जिम्मेदार केवल और केवल उनका द्रव्यमान है, बस। अगर द्रव्यमान बराबर है तो कोण बराबर होंगे, अगर द्रव्यमान बराबर नहीं है तो कोण बराबर नहीं होंगे। इस कोण का आवेश से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए पहले हम यहां पे मान लेते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। जितना डायग्राम हमने बनाया है एकदम साफ साफ मान करके हम यहां पर लिखते हैं कि माना यम द्रव्यमान तथा Q आवेश, यम द्रव्यमान तथा Q आवेश के दो सूक्ष्म गोले स्मॉल यल लंबाई की, दो सूक्ष्म गोले स्मॉल यल लंबाई के दो डोरियों से संतुलनावस्था में लटके हैं। दो डोरियों से संतुलनावस्था में क्या है, बोलो, लटके हैं। दो डोरियों से संतुलनावस्था में लटके हैं। अब देखें यहां पर हम साफ साफ लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टार बना करके, दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से
दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाती हैं, जो कोण बनाती हैं, उसका मान केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसका मान केवल किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, अब आप इतनी बात पहले नोट कर ले, तब उसके बाद इसको हम मिटा के फिर उसके बाद इसके आगे हम कुछ कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये जो द्रव्यमान, बार बार द्रव्यमान वाली बात मैं कर रहा हूं, इस पे कई क्वेश्चन है सीपीएमटी में। ठीक है, तो आपके यूपीएससी का जब पेपर होता था उसमें कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से, इसी टॉपिक पर बन करके आए हैं। अभी आपको हम कराएंगे एक आध क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों डोरियां ऊर्ध्वाधर से जो कोण बनाती हैं, उस कोण का जिम्मेदार केवल और केवल द्रव्यमान है। अगर दोनों के द्रव्यमान आपस में बराबर हैं तो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये ज्यादा है तो झुका होगा, तो ये कम होगा। अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो ये झुका है, ये कोण कम होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब आइए इस पर जो है सारे के सारे हम लोग बल लगाते हैं। ठीक, चलिए आइए देखें। सबसे पहले बताइए, ये जो है इसका भार mg कहां लगेगा? नीचे। सबका भार mg नीचे लगता है। तो देखिए सबसे पहला बल हम लगा रहे हैं, इसका भार बोलिए mg कहां लगा? नीचे लगा। अब उसके बाद देखिए डोरी में तनाव लगेगा। तनाव मैं आपको 11th में हमने पढ़ाया था, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि तनाव जो लगता है डोरी में, जो तनाव लगता है, तनाव हमेशा वस्तु से दूर होता है। जब भी डोरी में तनाव लगेगा तो जिस वस्तु की वजह से डोरी में तनाव होगा, तनाव का सिद्धांत है कि तनाव हमेशा वस्तु से दूर होगा। तो ये देखिए ये वस्तु है, इससे दूर, ये देखिए ये दूर मतलब ये एरो इधर बनाइए, ये है डोरी में तनाव कैपिटल टी, ये है डोरी में तनाव कैपिटल टी। तनाव हमेशा वस्तु से दूर कार्य करता है। अब देखें, अब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बताइए, अगर आपका ये कोण थीटा है तो भी कितना होगा? थीटा। क्यों थीटा होगा? क्यों थीटा होगा? ये दोनों कौन से कोण है बताइए? एकांतर कोण है कि संगत कोण है बताइए? ये दोनों आपके एकांतर कोण हैं, क्योंकि दो समांतर रेखा को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगर आपका ये कोण थीटा है तो भी आपका थीटा हो गया। अब सुनिए, ये जो तनाव टी है इसके दो घटक होंगे, घटक। और हम आपको बता चुके हैं कि जिधर कोण होता है उधर कास आता है और कास के लंबवत साइन आता है। अब देखिए इधर आपका कोण है, इधर आपका आ जाएगा कास आएगा, इसका क्षैतिज घटक टी कास थीटा, और उसके बाद इसके लंबवत इधर देखिए, इधर ये इधर आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। एक बार फिर से सबसे पहले बताइए, गोली का भार mg कहां लगा? नीचे। तनाव वस्तु से दूर लगा, इसको हमने ऊपर बढ़ाया। अगर ये कोण थीटा है तो भी कितना होगा? थीटा। ये टी के दो घटक होंगे, वेक्टर में हम घटक वगैरह सब आपको बता चुके हैं। जिधर कोण है उधर कास आएगा और कास के लंबवत साइन आएगा। ठीक, एक बल और बचा है, वैद्युत बल। अब बताइए, ये वाला जो गोला है, इस गोले को आकर्षित की प्रतिकर्षित, आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला गोला बताइए इसको खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो ये वाला गोला, इसको देखिए ये भगाया, ये है आपका वैद्युत बल Fe। इस बल का क्या नाम है? इस बल का नाम है वैद्युत बल Fe। इतने सारे बल लग रहे हैं। ठीक, अब बताइए इस गोले पर इतने सारे चार बल लग रहे हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक दाएं, एक बाएं, और इतना सारा बल लगने के बावजूद ये किस अवस्था में है? ये देखिए संतुलनावस्था में है। इसका मतलब है कि सारे के सारे बल आपस में क्या है? बराबर है। तो चलिए आइए बात करते हैं संतुलनावस्था में। आइए बात करते हैं संतुलनावस्था में। ठीक, सबसे पहले बताइए ऊपर का बल बोलो क्या है? टी कास थीटा बराबर नीचे का बल mg, ये आपका आ गया सभी का नंबर 1। अब उसके बाद आगे का बल कितना है? टी साइन थीटा। ठीक, बराबर है इधर का बल आपका है Fe, ये आपका आ गया सभी का नंबर 2। तो जब भी इस टॉपिक पर किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो आप डायग्राम बना करके ये दोनों समीकरण आप बना लें। जब ये दोनों समीकरण बन जाएगा, इसी की सहायता से जो कुछ भी पूछा गया है आप बहुत आराम से इसको हल करके उसका आंसर दे सकते हैं। तब भी आपको हम एक आध सूत्र बना करके दिखा ही देंगे। चलिए 2 समीकरण आ गया। अब जैसे सपोज करिए
कि मान लिया डोरी में तनाव पूछ लिया गया हो। आइए निकालते हैं। देखिए तनाव के लिए क्या करते हैं, मान लिया कल को न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि डोरी में तनाव ज्ञात करिए, तो तनाव ज्ञात करने के लिए क्या करिए, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें। ये देखिए समीकरण नंबर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करें, इसको वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा टी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करिए आपका आ जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका वर्ग बोलिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस इसका वर्ग आपका आ जाएगा यफी का स्क्वायर। ये देखिए इसका वर्ग आपका आ जाएगा यफी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा यफी का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए टी का मान आपका आ गया टी बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस यफी का स्क्वायर। ये है आपका डोरी में तनाव। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप तनाव का सूत्र रटिए, नहीं रटना नहीं है, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि जब ये दो समीकरण आपके पास रहेगा तो आप सब कुछ जो कुछ भी पूछा जाएगा आप सब कुछ बता देंगे। जैसे डोरी में तनाव पूछा गया है तो आप बर करके जोड़ देंगे, तनाव निकल आएगा। ठीक है, इतना कर लें तो उसके बाद आपको हम एक सूत्र और बना करके दिखाते हैं। चलिए डोरी में तनाव आ गया, चलिए तनाव का सूत्र आपने देख लिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा। ठीक, बराबर ये आपका आ जाएगा ऊपर यफी था नीचे क्या था यम जी था। ठीक, अब बताओ टी टी कैंसिल हो गया, साइन बटे कास आपका होता है टेन थीटा बराबर आपका आ जाएगा यफी बटे कितना यम जी। अब यहां से आप यफी बराबर आपका आ जाएगा यम जी इंटू कितना टेन थीटा। ठीक, अब आप यफी का मान बताइए, कूलाम के नियम से 1/4 पाई अपसाइलन 0 Q1 इंटू Q2 अपान आर का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यम जी इंटू टेन थीटा। देखिए दोनों के मान आपस में बराबर है, ए भी क्यू है और आपका ए भी क्यू है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है आर है। अब यहां से आप जो है मान निकालिए क्यू स्क्वायर का, तो ये दोनों ऊपर जाके गुणा हो जाएंगे 4 पाई अपसाइलन 0 आर स्क्वायर इंटू एम जी इंटू आपका आ जाएगा टेन थीटा। तो यहां से देखें Q बराबर आपका आ गया अंडर रूट 4 पाई अपसाइलन 0 आर स्क्वायर इंटू एम जी इंटू टेन थीटा। तो यहां से आप किसका मान निकाल सकते हैं Q का। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं आपको यह सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल में आवेश पूछते हैं तो आप समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग करके इस तरीके से Q का मान निकाल के गुणा भाग करके आप काम करिएगा। अच्छा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता दें, आज देखिए पहली बार 4 पाई अपसाइलन 0 देखो ऊपर आया है, हमेशा नीचे आता है। तो आप बता सकते हैं, देखिए डायग्राम हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, डायग्राम आपका बन गया होगा। तो चलिए अब आप बताइए यहां से 4 पाई अपसाइलन 0 का मान बोलिए। तो देखें सूत्र में जब भी आप मान रखेंगे 4 पाई अपसाइलन 0 का मान आपका आ जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9। ये मान आप रखिए, गलती से 9 गुणे 10 की पावर 9 मत रखिएगा, क्योंकि 1/4 पाई अपसाइलन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो यहां से जब इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका 1 बटे आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, जो टेन थीटा सूत्र में आया है इसको निकालने में आपको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए डायग्राम अभी आपका ये बना था, एक बार फिर से हम आपको समझा करके दिखाते हैं। डायग्राम आपका यही तो बना था, देखें ये कोण आपका थीटा था, ये भी कोण आपका थीटा था, ये पूरी की पूरी दूरी आपकी आर थी, ये आपका यल था। देखें टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो देखें यहां से जब आप लंब डालेंगे, ये देखिए आपका समय, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जब आप लंब डालेंगे आधार हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा r/2। r/2 हो गया। क्यों r/2 हो गया? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जब आप लंब डालेंगे तो आधार को आधा आधा बांट देगा, ये आपका आधा r/2 हो गया। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार आपको पता ही नहीं है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकालेंगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हम एक तरीका और बताते हैं। देखें क्योंकि यहां पर ये जो थीटा है, थीटा का मान बहुत कम है। ठीक है, जब थीटा का मान बहुत कम होता है तो साइन थीटा और टेन
टेन थीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप एक काम करिए, दिमाग से काम करिए। तो टेन थीटा मत निकालिएगा सवाल में, टेन थीटा लगभग बराबर निकालिएगा साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब बताइए लंब कितना है, r बटा 2, लंब कितना है r बटे 2, और बताइए कर्ण कितना है यल, तो ये आपका आ जाएगा r/2 इंटू यल। अगर आप इस चीज का पालन करेंगे तो सवाल लगाने में आपको बहुत आसानी होगी, नहीं तो अदरवाइज टेन थीटा आप निकालते रह जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी। पहली जानकारी 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना रखेंगे, 1/9 × 10⁹। दूसरी बात टेन थीटा मत निकालिएगा, टेन थीटा की जगह पर क्या निकालिएगा, साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो चित्र हमने बनाया था उसमें थीटा बहुत कम था, और जब थीटा बहुत कम होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसकी जगह पर आप लिखेंगे r/2 इंटू यल। ठीक है, तो ये था अब जाकर के आपका पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम। पूरी तरीके से आपका जितने भी कंसेप्ट थे हमने आपको सब एक एक करके बता दिए। एक दो कंसेप्ट और बचा है, जब न्यूमेरिकल आपको हम एनसीईआरटी का अगले क्लास में एनसीईआरटी में इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब आपको हम एक एक करके टिक लगवा देंगे कि कितने क्वेश्चन है आपको लगाने हैं, और सब मैं यहीं पे बोर्ड पर आपको मैं सब सॉल्व करवा दूंगा अगले क्लास में। और जो एक आध दो कंसेप्ट इधर उधर है फिर उसी सवाल के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो आपका पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, 10 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। 5 लेक्चर आपका था आवेश का और 5 लेक्चर था कूलाम के नियम का। चलिए ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में इस अध्याय का एनसीईआरटी का पूरी प्रॉब्लम लेकर के हम आपके सामने आएंगे, पूरा आपको हम करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।